जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो सीरीज चल रही थी उसी में आज एक टॉपिक को कवर करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र। जो भारत की नदी प्रणाली है उसको विशेष कर दिया हुआ है पैट में, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक टॉपिक कवर करेंगे हम, जिसका नाम है भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है। तो इस टॉपिक को करने के बाद उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है। भारत के अफवाह तंत्र में आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब आपको देखना है कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो जो पहला भाग है हमारा वो है हिमालयी अफवाह। हिमालयी अफवाह, हिमालयी अफवाह तंत्र में हमें क्या पढ़ना है कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और कहाँ से कहाँ को गिरती हैं, कहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं और उसका उद्गम कहाँ पर है, ठीक है। जो नेक्स्ट है इसमें, जो सेकंड स्टेप है इसका, उसमें पढ़ते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ठीक है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अफवाह, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है आपका वो कौन सा है, वो है आपका अंतः अफवाह तंत्र। अंतः अफवाह तंत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो अफवाह तंत्र है वो 3 प्रकार से विभाजित है। पहला है हिमालयी अफवाह तंत्र, द्वितीय है आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र और थर्ड पर है अंतः अफवाह तंत्र। अब आपको देखना है कि जो हिमालयी अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। देखिए, तो हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो नदी तंत्र है आपका वो कौन सा है, तो वो है आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद हिमालयी अफवाह तंत्र में जो नेक्स्ट है आपका वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र मैप के माध्यम से भी समझेंगे आप अभी। देखिए, पहले इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो भारत का अफवाह तंत्र है वो कितने प्रकार से विभाजित है, ठीक है। तो ये है आपका गंगा नदी तंत्र और जो थर्ड है आपका वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत ये 3 तंत्र आते हैं। जो सबसे पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र, सेकंड है गंगा नदी तंत्र और थर्ड पर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। एक एक को हम अच्छे से समझेंगे मैप के माध्यम से। तो स्टार्टिंग में जो आपका हिमालयी अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत ये 3 तंत्र हुए। जो सेकंड स्टेप है आपका वो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में क्या क्या आता है, तो हम क्या पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में। इसमें इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और जो दूसरा स्टेप है इसका वो है कौन सा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ध्यान रखना है आपको कि जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत 2 प्रकार से विभाजन किया गया है उसका।
तो वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, वो कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और जो अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं, वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। ध्यान रखना है कि अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है उसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो थर्ड स्टेप है आपका अंतः अपवाह तंत्र, उसके भी दो प्रकार हैं, आपको ध्यान रखना है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला जो स्टेप है वो है कि झीलों में गिरने वाली नदियां, झीलों में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है आपका मरुस्थल में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और ये है आपका मरुस्थल में गिरने वाली नदियां। ठीक है भाई, तो ये थे 3 स्टेप जिसमें आपके भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको विभाजित किया गया है। पहला था हिमालयी अपवाह तंत्र, तो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो थर्ड स्टेप है आपका वो था अंतः अपवाह तंत्र। तो अंतः अपवाह तंत्र के भी 2 भाग हैं, उनमें से कुछ नदियां झीलों में गिरती हैं जो अंतः अपवाह तंत्र की नदियां हैं, और कुछ नदियां मरुस्थल में गिरती हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। तो आज का जो फर्स्ट स्टेप है उसको पढ़ेंगे हम, कौन सा? हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो सबसे पहला नदी तंत्र है कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। उसी को स्टार्ट करते हैं हम, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए भाई, तो आपको देखना है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां सिंधु की सहायक हैं और सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है, और भारत में सिंधु नदी कहां से प्रवेश करती है आपको अभी पता चल जाएगा भाई। देखिए, तो आपको डालना है अब सिंधु नदी तंत्र। यहां पर डालो सिंधु नदी, सिंधु नदी। बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा का जब तैयार करेंगे तो आपको बताएंगे कि कहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है और भारत में कहां से प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी 3 देशों से में विभाजित है। सबसे पहला देश है आपका कौन सा? चीन। चीन से इसका उद्गम होता है और उसके बाद कहां पर जाती है? भारत में, और भारत के बाद कहां पर? पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान में। तो अब आपको पता चल गया कि सिंधु नदी किन 3 देशों में बहती है। तो पहला चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है? वो ये है कि इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है आपको ध्यान रखना है, इसका उद्गम। तो इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग, युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। मैप के माध्यम से अभी हम देखेंगे
कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है और जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पर है। ठीक है, आपको एक बात और इसी में ध्यान रखनी है कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका कैलाश श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, किस श्रेणी के अंतर्गत? कैलाश श्रेणी के अंतर्गत। जो नेक्स्ट स्टेप सिंधु नदी तंत्र में आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि भारत में ये कहां से प्रवेश करती है। तो ये नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है? तो ये प्रवेश करती है भारत में कहां से? दमचोक से। ध्यान रखना है, एक स्थान का नाम है दमचोक, बहुत ही विवादित स्थान है वो तिब्बत में। ठीक है, कहां पर? दमचोक से। तो दमचोक कहां पर पड़ता है ये भी आप नोट करेंगे, तो ये पड़ता है आपका लद्दाख राज्य में। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट स्टेप आपको इसमें ध्यान रखना है वो है इसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियां, और ये कहां पर अपना मुहाना बनाती है। तो सबसे पहले आप मुहाना देखेंगे इसमें, तो ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको जब हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि इसका उद्गम कहां पर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में। ठीक है, और मानसरोवर झील के निकट। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कैलाश श्रेणी के अंतर्गत। और चीन, भारत और पाकिस्तान ये 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, और अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। और भारत में कहां से प्रवेश करती है सिंधु नदी? तो वो करती है दमचोक। ठीक है, लद्दाख में एक स्थान है दमचोक, वहां से ये भारत में प्रवेश करती है। अब आपको देखना है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां इसकी वो कौन कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जो सबसे पहली नदी है उसका नाम है क्या? झेलम। झेलम नदी सिंधु की सहायक है। ठीक है, कहां से निकलती है और कहां पर मिलती है ये भी बताएंगे हम। तो झेलम के बाद जो नदी है वो है आपकी चिनाब। चिनाब ऐसी नदी है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। उसके बाद है रावी, ब्यास, सतलुज, नुब्रा, गिलगित और हुंजा, काबुल और एक नदी का नाम है द्रास। ठीक है, क्या? द्रास। तो आपको ध्यान रखना है ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल और द्रास आदि। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से अगर किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर सभी को समझ में आया हो तो नोट डाउन करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो नेक्स्ट स्टेप है इसका कि देखिए इसमें अब आपको पढ़ना क्या है कि कुछ नदियां, किसी भी नदी के बारे में अब जो प्रश्न पूछता है वो एग्जामिनर बहुत चतुर हो चुका है, वो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है कि कुछ नदियां इसके दाएं तट से मिलती है, कुछ बाएं तट से मिलती है। अब आपको बताना है कि कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है और कौन सी बाएं तट से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। हमें सहायक नदियां तो पता होता है लेकिन वो कौन से तट से आकर मिलती है इसमें वो हम भूल जाते हैं। भूल क्या, अगर पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो अपने बेस को इतना मजबूत कीजिए जिससे कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे और वो एग्जाम में ना बचे। ठीक है, हौसले आपके बुलंद होने चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो कुछ नदियां और हैं जो पाकिस्तान, यहां पर इधर से आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में एक पहाड़ी पड़ती है सुलेमान। ठीक है, तो सुलेमान पहाड़ी से कुछ नदियां निकलती हैं जो पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी में मिलती हैं।
वे भी इसकी सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है एक है आपकी खुर्रम, ठीक है, खुर्रम, खुर्रम है, तोची है, और कौन सी है, और आपकी एक नदी का नाम है गोमल, ठीक है, गोमल, और काबुल, ठीक है, काबुल। ध्यान रखना है आपको। और ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये कहाँ से निकलती हैं? पाकिस्तान में मिलती हैं ये सिंधु नदी में, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ से निकलती हैं ये? उद्गम कहाँ से होता है इनका? तो इनका उद्गम होता है सुलेमान पहाड़ी से, सुलेमान पहाड़ी से, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है आपको कि इनका उद्गम कहाँ से होता है? सुलेमान पहाड़ी से, ठीक है। काबुल, खुर्रम, तोची और गोमल। चलिए भाई, तो यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां पर सिंधु नदी में मिलती है। चलिए तो ये जो भारत का ऊपरी भाग है, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है और कहाँ पर वो सिंधु नदी में मिलती है, इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो स्थान है ये, इसका सभी को पता है कि ये कौन सा स्थान पड़ता है। ये पड़ता है आपका तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत में यहाँ से जो निकलती है नदी, वो कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, ठीक है। मैंने बताया अभी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सेमायुंगडोंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। चलिए भाई, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। अब आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत में होता क्या है कि एक ये राज्य है आपका, कौन सा? ये है आपका लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद जो आपका राज्य पड़ता है वो पड़ता है आपका, ये है आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश और ये है आपका कौन सा राज्य? पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये जम्मू कश्मीर, ये है आपका लद्दाख और ये है हिमाचल प्रदेश। केवल 3 राज्य आपको ध्यान रखने हैं जहां से सिंधु नदी का जो सबसे ज्यादा बहाव है या अपवाह तंत्र है वो कवर करते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है तिब्बत में, एक रेंज पड़ती है, मैंने बताया अभी, क्या नाम है इसका? कैलाश रेंज, ठीक है, या कैलाश श्रेणी, कैलाश रेंज। यहां से कैलाश रेंज के ही निकट एक ग्लेशियर पड़ता है, कौन सा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहां पर इस प्रकार से ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, और यहीं पर है मानसरोवर झील, ठीक है।
तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, इस प्रकार से यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। और वो इधर कौन सा देश है, तो ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान। और इसको आप बोल सकते हैं कि चाइना वाला जो रीजन जो भारत का है और चाइना के अधीन है, ठीक है, वही रीजन है ये तिब्बत वाला, ठीक है, जो डिस्प्यूट है इस पर। यहां पर आपकी दो रेंज पड़ती हैं। जो सबसे पहली रेंज पड़ती है आपकी यहां, जिसका नाम है क्या, काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज के बाद एक और रेंज पड़ती है यहां, इसका नाम है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के बाद यहां पर पड़ती है आपकी, यह है जास्कर। तो ये काराकोरम। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 रेंज पड़ती हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है ये, लद्दाख रेंज, इसी को काट कर बहती है कौन सी नदी आपकी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख रेंज को काट कर बहती है, ठीक है, और 2 रेंजों के बीच बहती है, यानी कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच। पहली है लद्दाख और दूसरी जास्कर। तो अब आपको एकदम से पता चल जाएगा कि जो सिंधु नदी है वो किन किन रेंज के बीच बहती है, तो वो है लद्दाख और जास्कर, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसी में कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ब्लैक से देखेंगे इसको, उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यह है आपकी सिंधु नदी, ठीक है। तो यहां पर ये इसको काटती है, ठीक है। तो लद्दाख रेंज को काटकर बहती है सिंधु नदी, और किन 2 श्रेणियों के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। किसके अंतर्गत आती हैं, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अब जो सिंधु नदी यहां पर प्रवेश करती है भारत में, इसी स्थान को बोलते हैं, क्या नाम है इसका, दमचोक, ठीक है। क्या नाम है इसका, दमचोक। यहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचोक से। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक झील है यहां पर जो बहुत ही विवादित है। यहां पर एक झील है, लद्दाख में ही पड़ती है। झील का नाम है क्या, तो इसका नाम है पेंगोंग, पेंगोंग त्सू, पेंगोंग त्सू झील। तो चीन और भारत के बीच जो विवाद है उसी में विवादित है ये झील, पेंगोंग त्सू झील, ठीक है। तो इसका जो अधिकांश भाग है वो कहां पर पड़ता है, वो पड़ता है तिब्बत में, जो चीन के अधिकार में क्षेत्र है, उसी में इसका अधिकांश भाग पड़ता है। लेकिन भारत बोलता है कि ये हमारी है और चाइना बोलता है कि हमारे अधिकार में है, ठीक है। उसके बाद जो नदी निकलती है यहां पर, यहां पर पड़ती है आपकी शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील। और शेषनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्या, झेलम, ठीक है।
यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, झेलम। और झेलम नदी इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो शेषनाग झील, शेषनाग झील, और ये किसके पास है, तो ये है बैरीनाग के पास, बैरीनाग के, बैरीनाग भी एक स्थान है जो यहीं पर पड़ता है। और झेलम नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है, यहीं पर मिलती है वो, इसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा। अभी आपको मैप के माध्यम से केवल समझना है कि कौन से राज्य से निकलती है और कहां पर बहती है, ठीक है। एक नदी तंत्र का पूरा मैप मैं बाद में बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो यहां पर किस राज्य से, तो ये कौन सा राज्य था, जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है झेलम, और भारत के जो सीमा है वो बॉर्डर के साथ साथ बहती है कुछ दूर, और यहां पर इस प्रकार से। इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद एक वो नदी यहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से दो नदियां निकलती हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए। तो जो ये नदी है इसका नाम है भागा और इसका नाम है चंद्र। हिमाचल प्रदेश से दो नदियां निकलती हैं जिसका नाम है एक का भागा और दूसरा चंद्र, और यहां पर पड़ता है आपका बारालाचा दर्रा, यहीं से निकलती हैं ये बारालाचा दर्रे से दो नदियां, कौन कौन सी, चंद्र और भागा। और इनकी जो संयुक्त धारा है वो यहां से इधर पंजाब में होते हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और जाकर यहां इस प्रकार से आती है। और यही जिसको आप जानते हैं चिनाब के नाम से, और सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, चिनाब। तो चिनाब नदी से पहले चंद्र और भागा दो आपस में जब नदियां मिलती हैं तब इसका नाम क्या बनता है, चिनाब, ठीक है। क्या नाम बनता है इसका, चिनाब। चिनाब नदी के बाद एक और नदी मिलती है वो, और यहां पर जो झेलम थी वो यहां पर मिल जाती है इसमें पाकिस्तान में, ठीक है, चिनाब नदी में। तो झेलम शेषनाग झील से निकली और इस प्रकार से ये बॉर्डर के साथ बहते हुए और किस में मिल गई, चिनाब में, ठीक है। उसके बाद यहीं से एक और नदी का उद्गम होता है, कहां से, हिमाचल प्रदेश से, और रोहतांग दर्रे से एक अन्य नदी का उद्गम होता है। उससे पहले आप देखेंगे कि यहां पर देखिए तिब्बत से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, इस प्रकार से, और हिमाचल वाले क्षेत्र में बहते हुए किस नदी में मिलती है, चिनाब में, जिसका नाम है सतलज नदी, सतलुज, ध्यान रखना है। तो सतलुज कहां पर मिलती है, ये भी चिनाब में। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब है, अब आपको पता चल चुका है। उसके बाद ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश से ही, यहां से, और ये किस में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है किसमें, सतलज नदी में, सतलज नदी में। नदी का नाम क्या है, ब्यास, और कहां से निकलती है, ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास, और किस में मिलती है, सतलुज नदी में, ठीक है, सतलुज नदी में। उसके बाद ये था आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बोरखाचू, ठीक है, बोरखाचू, बोरखाचू, आपको ध्यान रखना है इसको क्या बोलते हैं, बोरखाचू। और ये जो नदी निकली सतलुज, ये कहां से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट, झील के निकट। स्थान का नाम है राक्षस ताल या राकस ताल,
ठीक है, जो ऑप्शन में हो आपको ध्यान रखना है। राकस्थाल से एक झील निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी में हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकली, ब्यास नदी, और ये किस में मिल गई? सतलुज नदी में। और सतलुज किस में मिलती है? चिनाब में। अब कितनी नदियां चिनाब में मिल गई? तो सबसे पहले मिल गई एक झेलम मिल गई, उसके बाद कौन सी मिली? तो सतलुज मिली, 2 हो गई। ठीक है, एक और नदी निकलती है रावी नदी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है रावी नदी। रावी नदी, और किस में मिलती है ये? तो ये भी किस में मिलती है? चिनाब में। ठीक है, उसके बाद इस नदी का क्या नाम है? रावी नदी। इसके बाद जो नदी मिलती है इसमें, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, बताओ। देखिए, और यहां पर जो ये चिनाब नदी है, ये कहां पर ये स्थान पड़ता है आपका? कौन सा? तो ये पड़ता है आपका कराची, कराची बंदरगाह। ठीक है, कराची पाकिस्तान में पड़ता है, कराची बंदरगाह। और यहीं पर ये अपना मुहाना बनाती है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, तो इसमें जो नदियां मिलती हैं ये रावी, झेलम, ब्यास और कौन सी बताओ? तो यहां पर जिस स्थान पर मिलती हैं ये बनता है आपका पंचनद। क्या बनता है? पंचनद। पंचनद सभी को समझ में आ रहा है ना? पंचनद। और जिस स्थान पर ये सारी नदियां आकर, यानी कि झेलम जिस स्थान पर सिंधु नदी में मिलती है, उस स्थान का क्या नाम है? तो उसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट। मिठानकोट में जो चिनाब नदी है वो किसके अंतर्गत मिलती है? सिंधु नदी में। ठीक है, और सिंधु नदी उसके बाद अपना जल कहां पर गिरा देती है? तो यहां पर है आपका अरब सागर। तो ये क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए भाई, इसके बाद जो हम देखते हैं वो देखेंगे हम कि कुछ नदियां जो पाकिस्तान की तरफ से भी आकर मिलती हैं सिंधु नदी में, तो हम एक नदी का वो बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसी में बताएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से राज्य से निकलती है और कौन सी नदी इसमें कहां पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी में एक और नदी मिलती है श्योक। ठीक है, अब दाहिनी ओर से आपको बताना है कि ये कौन सी ओर हो गया। अब ये नदी इस ओर बह रही है, तो हमारा जो दायां होगा वो ये होगा, और जो बायां होगा वो नीचे वाला। ठीक है, जिधर नदी बहे आपको उधर मुंह करके खड़े हो जाना है, और कौन सा दायां है और कौन सा बायां, उससे पता लग जाएगा कि कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है और कौन सी बाईं ओर से। ठीक है, तो ये जो दाईं ओर वाला स्थान है वो यहां पर पड़ता है आपका कौन सा? ये पड़ता है आपका सियाचिन। भारत का है सियाचिन। और सियाचिन से आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई पर युद्ध स्थल है वो कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, कौन सा? सियाचिन। इसमें आपको ध्यान रखना है, यानी कि पूरे विश्व में इससे ऊंचा कोई भी युद्ध स्थल नहीं है। तो सियाचिन के ही निकट एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यहां पर रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर, और रेमो ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है यहां से, और ये किस में मिलती है? तो ये मिलती है आकर सिंधु नदी में। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है श्योक। श्योक नदी। तो दाहिनी ओर से सबसे पहले जो मिलने वाली नदी है सिंधु नदी में, उसका क्या नाम है? श्योक नदी। श्योक नदी में भी एक नदी मिलती है यहां पर, जिसका नाम है क्या? गलवान। गलवान।
तो ध्यान रखना है आपको कि दाहिनी ओर से जो मिलने वाली नदी है सबसे पहली, वो कौन सी है? श्योक। श्योक के बाद जो नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो यहां पर मिलती है गिलगिट। गिलगिट, ठीक है। तो दूसरी जो नदी है दाहिनी ओर से मिलने वाली, उसका क्या नाम है? गिलगित। पहली का नाम है श्योक और दूसरी है गिलगित, ठीक है। तो ये नदियां हैं जो दाहिनी ओर से मिलती हैं सिंधु नदी में, और यहां पर सिंधु नदी एक गार्ज का निर्माण करती है। यहां पर देखिए, यहां पर एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है क्या? बुंजी गार्ज। इस गार्ज का क्या नाम है? बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज। अब गार्ज क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो गार्ज होता है वो क्या है कि आप यदि यहां पर खड़े हुए तो नदी एक घाटी बना लेती है, अपने जो बहाव क्षेत्र है उसका, उसी के लिए घाटी बना लेती है, ठीक है। आप यहां से अगर देखते हैं तो आपको एक पतली धारा दिखाई देगी, ठीक है। आपको एक पतली धारा दिखाई देगी जो बहुत गहरे में होगी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? गार्ज। और इस गार्ज का नाम क्या है? बुंजी गार्ज। तो बॉर्डर के पास जो ये सिंधु नदी है एक गार्ज का निर्माण करती है, और इस स्थान का क्या नाम है जहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये? तो इस स्थान का नाम है क्या? चिल्लांग। चिल्लांग। और यहीं पर ये गार्ज बनता है। इसकी जो गहराई है वो लगभग 5000 से 5200 फीट के अंतराल पर बहती है ये नदी। यदि आप ऊपर से देखते हैं तो आपको एक बहुत ही पतली धारा दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? गार्ज। और यहीं पर पड़ता है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। इसी गार्ज के निकट पड़ता है आपका नंगा पर्वत। ध्यान रखना है आपको, नंगा पर्वत ये, ठीक है। एक नदी का मैप मैं आपको भी बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। आपको केवल राज्य समझाने थे कि किस राज्य से कौन सी नदी निकलती है, और पंचनद कहां पर बनता है। चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब एक केवल नदी का मैप हम बनाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बताया था आपको कि किस राज्य से निकलती है और किस राज्य से होकर बहती है। देखिए भाई, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब राज्य का आपको पता चल चुका है, अब केवल नदी बनानी है हमें। तो कौन सी नदी थी ये? यहां से निकली तिब्बत से एक नदी, तिब्बत चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, और इस प्रकार से बहती है। देखिए भाई, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका? तो ये ध्यान रखना है कि अपना मुहाना कहां पर बनाती है? अरब सागर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि शेषनाग झील से एक नदी निकली, शेषनाग झील से। इसका क्या नाम है? शेषनाग झील। और इसी के पास क्या है? वेरीनाग। वेरीनाग, ठीक है। तो यहां से शेषनाग से एक झील नदी निकली जिसका नाम क्या है? झेलम, ठीक है। क्या नाम है इसका? झेलम। और झेलम भारत की सीमा के साथ साथ बहती है, मैंने बताया अभी आपको। झेलम के बाद जो सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चिनाब नदी, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है यहाँ इस प्रकार से, दो नदियां निकलती हैं जिसका नाम है, एक का नाम है, इसका नाम है भागा और इसका नाम है चंद्र। और इनकी जो संयुक्त धारा है वो
किस में मिलती है? देखिए इस प्रकार से जाकर किस में मिलती है? ये सिंधु नदी में। अब इसमें जो नदियां आकर मिलती हैं चेनाब नदी में, तो वो झेलम यहां पर आकर मिलती है किसमें? चेनाब में। ठीक है, चेनाब में। और हिमाचल प्रदेश से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? यहां से। और ये किस में मिलती है? ये मिलती है सतलुज में। और यहां पर है ये ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से निकलती है ये नदी और इसका नाम भी क्या है? ब्यास नदी। किसके नजदीक से? रोहतांग दर्रे के नजदीक से। ठीक है, रोहतांग दर्रे के नजदीक से। यहां पर पड़ता है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकल कर जाती है। ठीक है, कौन सी? जिसका नाम है क्या? और किस में मिलती है ये? चेनाब में। इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। और एक और पास यहां पर पड़ता है, यहां पर, जिसका नाम है बारालाचा। तो ये किसके अंतर्गत हैं दोनों दर्रे? हिमाचल प्रदेश के। ये भी आपको ध्यान रखना है, दर्रे भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि तिब्बत से ही एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है राक्षस ताल से, मानसरोवर के निकट राक्षस ताल। इस नदी का नाम है क्या? सतलुज नदी। ठीक है, और सतलुज नदी किसके अंतर्गत मिलती है? चेनाब नदी में। तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चिनाब नदी। और चिनाब की भी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? सतलुज नदी। ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा कि सबसे बड़ी जो सहायक है सिंधु की वो कौन सी है? चिनाब। और चिनाब की भी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सतलुज। ठीक है, तो ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, जहां से ब्यास कुंड से जिसका उद्गम होता है ब्यास नदी का, वो किस में मिल जाती है? सतलुज में। ठीक है, और सतलुज में जहां पर ये नदी मिलती है पंजाब राज्य में, वहां पर क्या नाम है उसका? हरिके। हरिके पंजाब। ठीक है, तो हरिके पंजाब में कौन सी नदी किस में मिलती है? तो ब्यास नदी किस में मिलती है? सतलुज नदी में। ठीक है, चलिए भाई, फिर मैंने बताया कि यहां पर एक नदी जिसका नाम है क्या? श्योक, जो कहां से आती है? रेमो ग्लेशियर से। ठीक है, श्योक। और श्योक में भी कौन सी एक नदी मिलती है? इसका नाम है गलवान। गलवान नदी। ठीक है, तो ये कहां से मिलती हैं? तो ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। उसके बाद जो नदी मिलती है यहां पर, इसका नाम है क्या? गिलगित। गिलगिट। ठीक है, और गिलगिट के बाद जो नदी मिलती है, जो पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से मिलती हैं, निकलती हैं, और कहां पर मिलती हैं? सिंधु नदी में। वो 3 नदियां हैं। सबसे पहली नदी काबुल। काबुल। उसके बाद जो नदी मिलती है पाकिस्तान की ओर से वो कौन सी है? वो है आपकी खुर्रम। खुर्रम। और खुर्रम के बाद जो नदी मिलती है सिंधु नदी में, वो कौन सी है? बताओ। वो है गोमल। मैंने बताया अभी आपको। तो ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान की ओर से आकर सुलेमान पहाड़ी से और सिंधु नदी में मिलती है। पहली है काबुल, दूसरी है खुर्रम और तीसरी है गोमल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नदियां किस में मिलती हैं? सिंधु नदी में। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी नदी थी? झेलम। झेलम। और झेलम में भी एक नदी मिलती है जिसका नाम है किशन गंगा। मैंने बताया था अभी, किशन गंगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्थान का नाम भी मैंने बताया था, क्या नाम था इसका? मिठानकोट। मिठानकोट। ठीक है, जहां पर ये सिंधु नदी किसमें? चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है। उस स्थान का नाम है मिठानकोट। और यहां पर ही क्या बनता है? ये पंचनद। ठीक है, पंचनद।
ये पांचों नदियां आकर किस में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में। ठीक है, तो ये पांचों नदियां किस में मिलती हैं, चिनाब में, और चिनाब किस में मिल जाती है, सिंधु में, ध्यान रखना है आपको। और जहां पर झेलम किसमें, चिनाब में मिलती है, उस स्थान का नाम है क्या, झांग। तो इस स्थान का नाम है झांग। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो चुका है, मैंने बता दिया इस प्रकार से भी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर सिंधु नदी में मिलती है। आपका जो सिंधु नदी तंत्र है वो मैप के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा पढ़ेंगे हम, तो अब पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है, अब पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।